हेलो फ्रेंड्स, आज के अंक में हम लोग फिर से 50 प्रश्न देखेंगे जीएस के। और मिला जुला आज का प्रश्न रहने वाला है। सभी विषयों से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, तो हर एक दिन की भांति आज भी एक रिक्वेस्ट, शेयर कर दें, एक सब शेयर कर दें। जो भी देखना चाहते हैं, जो भी देख रहे हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंचा है, एक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को इन्फॉर्म करें थोड़ा सा शेयर करके। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी यहाँ से वीडियो छूटे आपके मोबाइल तक पहुँचे उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। आज का प्रश्न पहला है। यहाँ 30-35 मिनट का जो समय लिया जाता है वो यूं ही जाया नहीं करना है, क्वेश्चंस को देखना है, समझना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। अब यहाँ जो भाग आप देख रहे हैं, किस भाग में सन्निहित है ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना? तो मौलिक कर्तव्य है, इसमें तो है नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका सही जवाब होना चाहिए। नवम अनुसूची, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब यहाँ होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद कहाँ है? ये अनुच्छेद वर्णित है 51 में, अनुच्छेद 51 में वर्णित है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम लोग बात करें तो ये भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, एक एक चीज़ों को आपको देखते जाना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखें और एक एक फैक्ट को नोट कर लें। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ समावेश किया गया है भारतीय संविधान में। और भाग 4 में खास करके ये जो 36 से 51 तक अनुच्छेद है उसमें वर्णित है। ठीक है, राज्य का विषय है ये। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तो ये क्वेश्चंस देखिए कहाँ से एराइज होता है, आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है, क्वेश्चंस कहता है यहाँ पे नंबर दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास हो सकता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय तो खुद है, तो ये अपने काम खुद नहीं कर सकता है। इसका सही जवाब संसद हो जाएगा। संसद ही इसके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सकता है, घटा सकता है, सीमित कर सकता है। ये संसद के हाथ में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा कहता है, किसने महिलाओं के लिए वामबोधिनी पत्रिका निकाली थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राम मोहन राय। तो 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पे चेक करना है। वामबोधिनी पत्रिका जो निकाली गई थी, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाली गई थी। एक एक चीजों को, फैक्ट को नोट करना है जो आप नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखेंगे। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? यहाँ बताना है। चौथा नंबर सवाल है यहाँ पे। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। 4। तो यहाँ पे सर टॉमस मुनरो की बात हो रही है, तो ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जो कि सर टॉमस मुनरो के द्वारा ही यह लाई गई थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाई गई थी। अस्थायी बंदोबस्त हम बता चुके हैं। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इसे भी हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। अगर आप नोट नहीं किए होंगे तो जरूर नोट कर लें। ये क्वेश्चंस एकदम एराइज हो सकते हैं, एकदम। ठीक है, खास करके ये लीपी का जो एग्जाम बीएसएससी ले रही है, इसमें ये सारे क्वेश्चंस एराइज होंगे ही। बिहार दरोगा के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। रैयतवाड़ी तो आप जान लिए, सर टॉमस मुनरो। महालवाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो मैकेंजी के द्वारा ये लाया गया था। ये व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखेंगे। अगला 5वां क्या कहता है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 1820, 1889, 1808, 1876। तो यहाँ देखिए, छोटा नागपुर जनजाति को हो जनजाति भी कहा जाता है। हो जनजाति विद्रोह या हो विद्रोह कर सकते हैं इसको। हो जनजाति का ये विद्रोह था, तो हो विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेनली रूप से ये हो आप शब्द देख रहे हैं, ये जनजाति का एक समूह था, तो उसी के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, इसलिए इसे हो विद्रोह भी कहा जाता है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह भी कहा जाता है।
और यह हुआ था 1820-21 का जो काल था उसमें हुआ था, जिसे अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था। आगे देखेंगे छठा, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? क्यों बताया है ये थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। बलबन है, इब्राहिम लोदी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो आपका जो सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कि जितने भी सल्तनत काल में राजा हुए सबसे विद्वान की अगर श्रेणी देंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। ये थोड़ा सा विद्वान किस्म के आदमी थे, लेकिन उतने ही ये दिमागी कह सकते हैं इनका खराब था। इन्हें पागल बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को कारण है कि ये अंट शंट कुछ भी डिसीजन ले लेते थे, जैसे कि राजधानी का बदलना, पहले ही वेतन दे देना सेनाओं को, युद्ध होने से पहले ही वेतन दे देना, बाद में चलकर युद्ध नहीं होना। तो दो चार चीज़ें जो ये बेवजह के फैसले ले लिए थे वो सारे फैसले गलत साबित हुए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार पागल बादशाह कहते हैं, सनकी बादशाह भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अब देखिए, अहिंसा, रीति रिवाजों की स्वीकृति, आत्मदमन, इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को अगर आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें मिलती जुलती है आपस में, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं भी मिलती है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ने का चीज़ें हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो अराइज नहीं होते, कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, तो क्वेश्चन इसी तरह के अराइज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो समान नहीं है तो वो चीज़ अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, अहिंसा दोनों में समान नहीं माना जाता है। अब आगे देखेंगे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत को कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन आप ध्यान से देख लें यहाँ पे। ठीक है, अफीम एक तरह का जानते ही हैं अफीम क्या है। ठीक है, नशा का चीज जिससे उत्पन्न किया जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में वो क्षेत्र बताना है जहाँ पे अफीम का उत्पादन ज्यादा होता था। बिहार, दक्षिण भारत, असम और गुजरात, ये चार ऑप्शंस में से आप देखेंगे कि ये बिहार हो जाएगा जहां अफीम का उत्पादन अधिकतम होता था। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, कृषि था, शिकार था, पशुपालन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हालांकि साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं, लेकिन इसका जो लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है, इसकी लिपियां पढ़ी नहीं गई हैं, और यही कारण है कि अननोन है इस सभ्यता से अभी लोग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये प्रूव हुआ है, कुछ कुछ प्रूव हुआ है, क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसा युग था, ये सारी चीज़ें, और कुछ कुछ अंदाज भी लगाया जा रहा है, जैसे कि ये कैसे बर्बाद हुआ, कैसे उन्नति पर था। ठीक है, कैसे, जैसे ये मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जब खुदाई हुआ तो खुदाई से ढेर सारी चीज़ें निकले, हल का साक्ष्य निकला, चूड़ी का साक्ष्य निकला, घर का साक्ष्य निकला, स्नानागार का साक्ष्य निकला, मोती का साक्ष्य निकला, कांसा का साक्ष्य निकला। ठीक है, इसी तरह से ढेर सारी चीज़ें निकली, जिससे जो भी रिसर्चर हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, उसे पता करते हैं कि इसका क्या रीज़न है, कैसे वो लोग रहते थे, क्या था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हालांकि लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसका सही जवाब कृषि हो जाएगा। कृषि आधारित यह पूरा सिंधु घाटी सभ्यता था, कृषि करते थे लोग। आगे देखेंगे, यहाँ पे कहता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, जनजातीय थे, अयावार थे या फिर शहरी थे। तो अभी तक जो मिला है, जो भी खोज किया गया है, खोज के अनुसार जो भी अंदाज लगाया गया है, जो भी रिसर्च हुए हैं, उससे पता चला है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थे, हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा सभ्यता थे, ये शहरी थे। ठीक है, नगरीय व्यवस्था थी, सारे घरों का जो भी व्यवस्था था, नाला था, घर की खिड़कियां जो थी, दरवाजे जो थे, एकदम सभी पैटर्न जो थे वो सब नगरीकरण के प्रभाव को दर्शाते हैं। पूरी चीज़ें आप देखेंगे, पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को, तो ढेर सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है जिससे यह प्रूव होता है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता था वो शहरी था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रकूट साम्राज्य है का संस्थापक पूछ रहा है कौन है? दंतीदुर्ग, गोविंद, इंद्र, अमोघवर्ष, आसान है, दंतीदुर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा।
राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। निम्नलिखित में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार ये पूछा जा चुका है। नौसेना की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। चोल है, पल्लव है, चेर है, पांड्य है, चार ऑप्शन है आपके। तो शक्तिशाली नौसेना की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? चोल शासकों के पास थी। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे। नंबर 13, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल हो या हड़प्पा सभ्यता में भी व्यापार होते थे। लोथल आप नाम सुने होंगे, लोथल से ये सारी चीजें होती थी, व्यापार होता था, बंदरगाह थे वहां। अब यहाँ कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से होता था? पतन कहें या फिर बंदरगाह कहें, ठीक है। भरौच बंदरगाह था, कल्याण था, कामड़े था, ताम्रलिपि था। इसका सही जवाब ताम्रलिपि हो जाएगा। ठीक है, ताम्रलिपि गुप्त वंश से संबंधित है, इसे जरूर याद रखें। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की जो गंधार शैली थी निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? क्वेश्चंस आसानी से समझने लायक है, क्वेश्चंस एकदम आसानी से समझें। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो एक दो बार और पढ़ लें, उसको समझ लें। क्वेश्चन आखिर जानना क्या चाह रहा है, पूछता क्या है। भारत इस्लाम शैली है, गंधार शैली का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। भारत ग्रीक शैली है, चीन शैली है, भारत ईरान शैली है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये गंधार शैली की चर्चा की जा रही है। तो गंधार शैली भारत ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है, मिश्रित चीजें हैं ये। अब आगे देखेंगे, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? पुर्तगाली का नाम बताना है जो कि गोवा पर पूर्ण अधिकार कर लिया था, जो कि आपको पता है कि आजादी के बाद भी गोवा पर उसका शासन रहा था। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, रॉबर्टो डी नोबिली है, वास्को डी गामा है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क किसे बोला जाता है। ये 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसे नोट कर लें। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। ये सही जवाब सियोकाइट्स हो जाएगा। हालांकि सियोकाइट्स छाया में पनपने वाले पौधे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अगर आप देखें, कवक है, शैवाल है या फिर विषाणु है, ये सभी चारों ऑप्शंस तो होंगे नहीं, यहाँ पे तीन ऑप्शंस। इसका सही जवाब शैवाल हो जाएगा। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, जबकि कवक की अगर बात की जाए तो इसमें माइकोलॉजी जो एक टर्म है, माइकोलॉजी जो टर्म है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ये कवक का अध्ययन किया जाता है। जबकि विषाणु का अध्ययन कहाँ किया जाता है? वायरोलॉजी में। वायरोलॉजी इसको बोला जाता है, सॉरी, वायरोलॉजी में ये विषाणु का अध्ययन किया जाता है। तो तीनों चीजों को आप नोट कर लें, खास करके फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी को जरूर याद रखें, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होता है। कभी कभी माइकोलॉजी को आप फाइकोलॉजी समझ लेंगे और फाइकोलॉजी को माइकोलॉजी समझ लेंगे। अब यहाँ कहता है विषाणु वृद्धि करता है, कहाँ कर सकता है ये देखें। जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। हालांकि आपको पता होगा कि विषाणु को ये एलाइव भी माना गया है, नॉन एलाइव भी माना गया है, निर्जीव भी माना गया है और सजीव भी माना गया है विषाणु को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है, तो जीवित कोशिका में ये विषाणु जो है ये वृद्धि करता है। ठीक है, वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? बस ये क्वेश्चन है कि एंजाइम्स किसमें नहीं होते हैं। विषाणु है, जीवाणु है, शैवाल है, लाइकेन है, चार ऑप्शन हैं आपके। तो विषाणु में ये एंजाइम्स नहीं होते हैं, विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, सिल्सीफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन या शैवालों के संवर्धन का। तो आसान है, सिल्वीकल्चर की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, तो वन के विकास का इसमें अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, वन का विकास, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझ लें, क्वेश्चंस को पढ़ लें। आसान है लेकिन कंफ्यूजन पैदा करेगा। निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो दोष है ये थोड़ा सा उल्टा किस्म का है। दूरदृष्टि अगर किसी को है तो दूर की चीजें क्या होती है? दिखती है, नजदीक चीजें नहीं दिखती है। उसी तरह अगर निकट दृष्टि दोष अगर किसी के पास है तो निकट की चीजें दिखेगी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेगी।
थोड़ा सा विरोधाभास है और इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन यहीं से अराइज कर लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझने हैं। दूरदृष्टि वाली आंखें जो है साफ साफ देख सकती है, सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें नजदीक की चीजों को नहीं देख सकती है, ठीक है, जबकि दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। आगे देखेंगे 22, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता कैसा? लाल, नीला, काला, पीला। आसान है, कोई भी एक बच्चा भी बता देगा। ये लाल होता है। उदय और अस्त जब होता है तो सूर्य का जो रंग होता है वो लाल होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? कृत्रिम प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, सभी कथन सत्य है। तो इंद्रधनुष जान ही रहे हैं कि ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हो सकता है, कृत्रिम तो होगा नहीं, दोनों भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन आगे देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है? ध्यान से देखें, ऊर्जा, तापमान, बल है और चाल है। तो बल इसका सही जवाब हो जाएगा, वेक्टर मात्रा होना चाहिए बल। क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? ध्यान से देखें, दक्कन का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, पैटागोनिया का पठार। तो दक्कन का पठार इसका सही जवाब हो जाएगा। महाद्वीपीय पठार नहीं है ये पूछा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चंस को समझ लिया करें, क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लिया करें। क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी, जब बिहार का आप देखेंगे, ठीक है, नक्शा देखेंगे बिहार का, ये इस तरह से है और सोमेश्वर की पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जो है, तो ये मेनली रूप से पश्चिमी चंपारण इसका सही जवाब हो जाएगा। किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। 27 क्या कहता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। हमने कितने बार बताए हैं ये चीजें, तो ये आपको बताने हैं कमेंट करके, 6 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, अब बिहार की ही हम बात कर लें तो बिहार में जो सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की अगर हम लोग संख्या की बात कर लें, सदस्यों की संख्या की अगर हम लोग बात कर लें तो 75 है। बिहार विधान परिषद बिहार में, ठीक है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है और इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। हालांकि ये अस्थाई है, ठीक है, अस्थाई नहीं है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो फिर से उनका कार्यकाल समाप्त होता है और फिर से चुना जाता है। लेकिन कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, हर चीजों को नोट करने हैं यहाँ पे। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की जो अवधि होती है कब तक बढ़ाई जा सकती है ये बताना है। 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 3 वर्ष। अगर आपातकाल लागू हो तो एक बार में 6 माह बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? 6 माह। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था ये बताना, पहला बार का बात कर रहा है। ठीक है, अब तो बहुतों बार लगाया जा चुका है, 7-8 बार लग चुका है। 1968 से 69, 70, 72, 72, 74 या फिर 74, 75। इसका सही जवाब हो जाएगा 1968 से 69 पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया गया था। अब देखें यहाँ बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आरा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है या फिर गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये दूरदर्शन केंद्र जो बिहार का पहला है ये मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन देखेंगे बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो धारवाड़ चट्टान अभी हमने बताया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। अब देखिए बिहार का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा आप बना लेंगे, ये हम अंदाज से ही मारते हैं। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी हम देखे थे और ये वाला जो क्षेत्र है ये तो काट दें आप यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये धारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो खास करके इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण और पश्चिम। ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो दक्षिण पश्चिम का एरिया जो है ये धारवाड़ चट्टान यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण पूछ रहा है तो फर्नांड की साराजेवो में हत्या, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद, बाल्कन युद्ध। नीचे से ऊपर जाएंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा फर्नांड की हत्या की गई थी साराजेवो में। ठीक है, इसी के कारण धीरे धीरे ये विश्व युद्ध के रूप में
हो गया था। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड है, मिजोरम है, बिहार है, उड़ीसा है। हम लोग जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और लगभग बीचों बीच निकलती है ये, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो उत्तर में देखिए यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो उत्तर में बिहार ही एक ऐसा है जो कि उत्तर में है, क्योंकि उड़ीसा जो है सो कर्क रेखा के दक्षिण में हो जाता है, ठीक है। मिजोरम और झारखंड तो गुजरता ही गुजरता है, झारखंड से मिजोरम से ये कर्क रेखा गुजरती है। बिहार उत्तर में है, उड़ीसा थोड़ा सा दक्षिण हो जाता है। तो कर्क रेखा दक्षिण की बात सिर्फ हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका सही जवाब बिहार हो जाएगा। उत्तर में पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है ये हम बताएं कितनों बार, तो इसे जरूर याद रखें, नोट कर लें। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? ये भी हम बताए हैं। स्वर्ण सिंह समिति, राजेंद्र सच्चर समिति, रंगराजन समिति, एच देवराज समिति। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो संविधान संशोधन जो हुए थे, खास करके 1976 में जो संविधान संशोधन हुए थे, उसमें सिफारिश की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा। ये एक समिति तैयार की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनकी अध्यक्षता में। तो ये समिति सिफारिश की थी मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? ये रूस से लिए गए थे। रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन, आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1976 ईस्वी में, ठीक है। 1976 ईस्वी में ये हुआ था। तो उस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कहां जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया था, ठीक है। 51 के ए में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि भाग की अगर हम लोग बात करें तो भाग कहाँ है? 4 का ए है। तो इसे भी आप नोट कर लें, याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद किसने भाग लिया था? भारत की तरफ से बात यहाँ पे की जा रही है। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवेकानंद। ये विवेकानंद 1893 ईस्वी में कहाँ भाग लिए थे? शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे, ठीक है। आगे देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम बताना है। केचुआ है, मुद्रिका कृमि है, फीता कृमि है, बाप्टा कृमि है। वर्मी कंपोस्ट की चर्चा हो और केचुआ की चर्चा हो तो कहने क्या है इसका? तो ऑप्शन सी वही हो जाएगा। कोई भी ये टिक कर सकता है क्वेश्चंस। आगे देखेंगे, निम्न में किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? होब्स की चाल, लॉक, मिल, रूसो। आंसर इसका सही होना चाहिए लॉक, ठीक है। किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? लॉक। निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता, वाईके अलग समिति। तो चुनाव सुधार जो हुआ है बहुत बार हुआ है और इसके लिए बार बार समितियां गठित की गई है। ढेर सारी समितियां हैं, जिसमें से यहाँ पे 3 है और एक नहीं है। ये बताना है कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो दिनेश गोस्वामी समिति ये तो सही है, तारकुंडे समिति ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है, लेकिन वाईके अलग समिति जो है ये चुनाव से संबंधित नहीं है, चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। अब देखेंगे 39 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? उच्च चालक की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। जर्मोनियम है, सिल्वर है, सिलिकॉन है या फिर कार्बन है? तो उच्च चालक की बात एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। ये सिल्वर यानी कि चांदी होता है। चांदी जो होता है उच्च चालक के रूप में जाना जाता है। दूसरे नंबर पर तांबा होता है, ठीक है। तो चांदी थोड़ा सा महंगा रहने के कारण तांबा यूज किया जाता है तार में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। ध्यान से देखें क्वेश्चंस को। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। क्वेश्चंस को समझ लें। शून्य, ऋणात्मक, 1 से कम, 1 से ज्यादा, तो ये ऋणात्मक होती है। याद रखने वाली चीजें हैं, ये ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन
कौन सा देश करता है? यूएई है, मलेशिया है, कुवैत है, बहरीन है। बहुत आसान है, आप पढ़े होंगे। मलेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया के द्वारा खिलाया जाता है। इसरो ISRO किसका संक्षिप्त रूप है बताना है यहाँ पे। इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप पढ़े होंगे तो दो तो ऐसे ही काट देंगे कि ये दोनों तो होने वाला है ही नहीं, ठीक है। अब बचा ये दोनों। अब ये दोनों में फैसला अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 25 दिसंबर, नवंबर, 9 जनवरी। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है सबसे पहले ये जाने। तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कहां से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है। और वो तारीख जो था वो 9 जनवरी था। वो तारीख क्या था? 9 जनवरी था। और यही कारण है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये प्रत्येक वर्ष नहीं मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष नहीं मनाया जाता है। ये भी ध्यान देना है, प्रत्येक वर्ष नहीं मनाया जाता है बल्कि हर 2 साल में हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है, 9 जनवरी। आगे देखेंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, पंजाब। इसका सही जगह कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। बीजिंग चीन, स्टॉकहोम स्वीडन, टोक्यो जापान, लंदन इंग्लैंड। इसका सही जवाब आप देखेंगे तो टोक्यो जापान हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ है? जापान में है, टोक्यो में। तानसेन किस गायन शैली से संबंधित है? तानसेन तन्ना मिश्रा जिसे कह सकते हैं। तानसेन नवरत्नों, अकबर के नवरत्नों में से एक था, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। नवरत्न थे किसका? अकबर का, ठीक है। अकबर का ये नवरत्न थे तानसेन, 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। तानसेन बचपन का नाम क्या था? तन्ना मिश्रा इन्हें कहा जाता है। और ध्रुपद गायन शैली, ठुमरी गायन शैली, तराना गायन शैली या फिर टप्पा गायन शैली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तानसेन जो बजाते थे वो ध्रुपद गायन था इनका, ध्रुपद बजाते थे, ठीक है, ध्रुपद गाते थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? सर्वाधिक बार। सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, मार्गरेट कोर्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेना विलियम्स, ठीक है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीता है? सेरेना विलियम्स ने। आगे देखेंगे यहाँ पे देखिए सुमेलित करने का है, जो नहीं है वो बताना है। अब डेसिबल है यहाँ पे, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये तो सही है आपका। अशुशक्ति शक्ति की इकाई मानी जाती है, ये भी आपका सही है। समुद्री मूल दूरी की इकाई होती है, ये भी आपका सही है। अब सेल्सियस उष्मा की इकाई बोला जा रहा है तो ये गलत है। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं है बल्कि ताप की इकाई है, ताप की ये इकाई है क्या? सेल्सियस। तो आपका सही जवाब ये होगा, ठीक है, आपका सही जवाब ये होगा। तो सेल्सियस ताप की इकाई है, उष्मा को कैलोरी में मापते हैं हम लोग। 49 देखेंगे, 49 क्या कहता है? 49 ल्यूमेन किसका मात्रक है? मात्रक जरूर याद रखें, मात्रक आएंगे विज्ञान में। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लेक्स का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानने हैं तो ये देखें, ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है ये ल्यूमेन होता है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन कहता है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आप जब देखेंगे तो ये तीनों को तो काट देंगे, बाकी ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जब भी आप ध्यान देंगे सही से तो घर्षण कम होता है सड़क की अपेक्षा बर्फ में, ठीक है। तो ये थे 50 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट कर हमें बताएं और लाइक जरूर करें।
अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। एक शेयर पक्का।